नमस्ते, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि MPSI, KVS, NVS अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 से 4 अंक का पूछा जाता है लगभग। तो हम शब्द शक्ति को आज जानेंगे। सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता लगाना है कि शब्द शक्ति क्या होता है। शब्द शक्ति शब्द क्या होता है? शब्द केवल कारण मात्र होता है। शब्द कारण होता है और जो उसका अर्थ का बोध कराता है वही शब्द शक्ति कहलाता है। काव्य या भाषा में शब्द का उपयोग अनेक प्रकार के संदर्भों में किया जाता है। शब्द का उपयोग काव्य में या भाषा में अनेक प्रकार से करते हैं। कवि द्वारा शब्द का उपयोग करते समय उसका विशेष अर्थ बन जाता है, यानी अगर कवि उसका प्रयोग करें तो उसका विशेष अर्थ तैयार कर लेते हैं। शब्द शक्ति किसी शब्द के भीतर उस उपयोग के समय निहित अर्थ का व्यापार है। उस उपयोग में जो उसका अर्थ निकल रहा है वो शब्द शक्ति का व्यापार है। शब्द मात्र कारण है और अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के प्रकार की बात करें तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। सबसे पहले हम अभिधा पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ होता है ज्यों की त्यों। अभिधा का अर्थ है, आप अभिधा ये याद कर लीजिए, ज्यों का त्यों, जो है वही है। अर्थात साक्षात सांकेतिक गुण, जाति, द्रव्य, क्रियावाचक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस अर्थ का इसके कारण बोध होता है उसे अवधेयार्थ कहते हैं। अवधेयार्थ। उदाहरण देखिए, आप उदाहरण से समझ जाएंगे। अभी अभिधा को सिर्फ इतना याद रखिए, ज्यों का त्यों। अभिधा माने ज्यों का त्यों। उदाहरण में देखना, गधा पशु को ही गधा कहना अभिधा है। ये एक लाइन अगर याद कर ली तो भी आपको कभी भी अभिधा आप नहीं भूलेंगे। गधा पशु को ही गधा कहना अभिधा है। क्या उदाहरण है? मैदान में गधा घास चर रहा है। अब मैदान में घास गधा ही चरेगा, गधा जानवर है, अर्थ ज्यों का त्यों है, कोई बदलाव नहीं, तो अभिधा है। दूसरी तरफ देखिए, नहीं है, यानी ये नहीं है। राहुल गधा है। अब राहुल क्योंकि मनुष्य है, अब वो गधा कैसे हो सकता है? इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये मनुष्य है, ये अभिधा नहीं है। ये अभिधा नहीं है। मैदान में गधा घास चरता है, अभिधा है। अर्थात गधा घास चरता है, साक्षात गुण है, साक्षात गुण है, इसलिए अभिधा है। और राहुल मनुष्य है, गधा नहीं है, साक्षात गुण भी नहीं है इसमें, इसलिए अभिधा भी इसमें नहीं है। तो उम्मीद करती हूं कि मैंने आपको अभिधा सरल अर्थों में बताई होगी और आपकी कुछ हद तक समस्या, अभिधा को लेकर समस्या सुलझ गई होगी। दूसरा है हमारा लक्षणा। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम, लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा है? प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित होता है, यानी उसका लक्षण मिलते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं तथा इससे प्रतीत होने वाले अर्थ को लक्षणार्थ कहते हैं। यानी लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणों की तुलना की जाएगी किसी अन्य से, लक्षण मिल रहे होंगे, जैसे हम अभी उदाहरण बताएंगे, तथा इससे प्रतीत होने वाले अर्थ को लक्षणार्थ कहते हैं। विशेष क्या है इसमें? लक्षणा की 3 स्थितियां होती हैं। लक्षणा की 3 स्थिति: मुख्यार्थ में बाधा होती है, लक्ष्यार्थ से योग होता है और रूढ़ि या प्रयोजन निर्धारित होता है। जैसे घनश्याम बड़ा चौकन्ना है। अगर हम ये कहें घनश्याम बड़ा चौकन्ना है, तो इसमें चौकन्ना शब्द का मुख्यार्थ क्या होता है? वैसे 4 कानों वाला। लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति से इसका अर्थ क्या निकलेगा? सावधान।
यानी घनश्याम बड़ा चौकन्ना है, यानी घनश्याम सावधान है। तो 4 कानों वाला नहीं है घनश्याम, घनश्याम के 4 कान नहीं है, बल्कि घनश्याम चौकन्ना है, यानी घनश्याम सावधान है। तो यहाँ केवल लक्षणों की तुलना हो रही है। जहां लक्षणों की तुलना होती है वहां लक्षणार्थ होती है। लक्षणार्थ के प्रकार कौन से होते हैं? ऋणा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ऋणा लक्षणा, जैसे कहा गया पंजाब वीर है। अब पंजाब वीर है, पंजाब कोई मनुष्य तो नहीं है जो वीर है, मनुष्य नहीं है, पंजाब एक प्रांत है, इसमें पंजाब क्या है? प्रांत है। अतः लक्षणार्थ पंजाब के लोग हुआ। अगर लक्षणार्थ की बात करें तो इसका लक्षण क्या है? पंजाब के लोग वीर हैं। तो ये हुई ऋणा लक्षणा, क्योंकि पंजाब में पंजाब के लोग आ जाते हैं, रूढ़ है ये अर्थ, इसलिए ऋणा लक्षणा हुआ। इसी प्रकार आप देखें गंगा में गांव, किसी ने कहा हमारा तो गंगा में गांव है, गंगा में गांव, गंगा में गांव नहीं हो सकता। अतः निकटता के लिए प्रयोजन, जैसे किसी ने कहा आप कहाँ रहते हैं? आप गंगा के आसपास रहते हैं क्या? गंगा नदी आपके यहाँ बहती है क्या? तो हमने कहा नहीं नहीं, यूं मान लो कि हमारा तो गांव गंगा में ही गांव है, अर्थात गंगा के भीतर गांव नहीं बनाया है, बल्कि गंगा के से निकटता दर्शाई है यहाँ पर। तो क्या है? गंगा में गांव नहीं हो सकता, अतः निकटता के लिए प्रयोजन है कहना कि गंगा में गांव, अर्थात उद्देश्य के आधार पर गंगा का तट लेना होगा कि भाई तट पर ही घर है हमारा। तो ये तट कहना प्रयोजन था, तो गंगा का तट लेना होगा। इसका मतलब ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई? प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति, यानी प्रयोजनवती। अब हम लक्षणा के उदाहरण ले लेते हैं एक आध। लक्षणा के उदाहरण में क्या था? राम का मन पत्थर हो गया है। अब राम का मन पत्थर तो नहीं हो सकता, लेकिन राम का मन कठोर हो गया है, तो हमने कहा राम का मन पत्थर हो गया है। दूसरा राहुल गधा है। अभी मैंने ऊपर जो उदाहरण दिया था अभिधा में कि राहुल गधा है, वहां ये नहीं लगेगा, क्योंकि वहां मनुष्य की तुलना जानवर से हो रही थी, वो अभिधा था। लेकिन यहाँ क्या है? राहुल के जो लक्षण है वो गधे के समान है, इसलिए यहाँ पर राहुल गधा है, ये लक्षणार्थ शब्द शक्ति में आएगा, अभिधा में नहीं आएगा, लक्षणार्थ में आएगा। जैसे तीसरे में हमने कहा आओ मेरे शेर। अब शेर को कोई ऐसे बुला सकता है? आओ मेरे शेर, बैठो मेरे पास? नहीं, चीर देगा, फाड़ देगा। तो आओ मेरे शेर, यानी कि आओ मेरे शेर माने कोई बहादुर व्यक्ति को आने की बात इसमें कही गई है। यानी लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण मिलते हैं और लक्षण के आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं, यानी लक्षण दर्शाते हैं। तुम बड़े हरिश्चंद हो। अब हरिश्चंद तो तब थे, सत्यवादी थे, लेकिन उनके लक्षण किसी व्यक्ति से मिल गए तो हमने उसमें लक्षणार्थ कह दिया कि भाई तुम तो हरिश्चंद हो। इस प्रकार से ये होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम पढ़ते हैं लक्षणा के बाद तीसरी कौन सी है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति अब हम पढ़ेंगे। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द तो आपको पता है शब्द का तो अर्थ है, होता ही था, फिर शब्द शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्द शक्ति में क्या था कि अनेक शब्द आ गए, अनेक शब्दों के कारण वैयाकरणों के सामने एक संकट आ गया कि भाई अनेक शब्द हैं, अब इसका अर्थ क्या बताएं। इसलिए हमें उन अनेक शब्दों को समझाने के लिए अनेक अर्थ निकलने लगे। उन अर्थों को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए हमें शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो तर्क को समझ सकता है वो शब्द शक्ति को आसानी से समझ सकता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति में तर्क की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। यानी मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, यानी भिन्न अर्थ निकलता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। विभिन्न संधियों यानी संधियों, अलंकारों आदि के प्रयोग के कारण व्यंजक बल की सीमा बढ़ती चली जाती है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति को
कठिन बनाने का कार्य संधियां या अलंकार करते हैं। ये व्यंजना बल की शब्द सीमा को बढ़ा देते हैं। जैसे वी का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग में विशेष प्रकार, यही होता है। अब हमने इसका विच्छेद करा, वी अंजन, यानी वी और अंजन, अंजन, हमने इन दोनों को जोड़ा तो बना व्यंजन। अर्थात जो क्या बनना चाहिए? विशेष प्रकार का अंजन, क्योंकि वी विशेष प्रकार और अंजन, तो बनना क्या चाहिए? शब्द वी अंजन, यानी विशेष प्रकार का अंजन होना चाहिए। किंतु व्यंजन बल के कारण इसका अर्थ क्या बना? व्यंजन। इसलिए व्यंजन बल के कारण ये अर्थ दूर चला गया और इसके अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसलिए इसके अर्थ को हम क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ। क्योंकि वी का अर्थ विशेष प्रकार होता है। अगर हम व्यंजन ना कहें तो क्या विशेष प्रकार का अंजन कहें? नहीं। लेकिन वी और अंजन का अर्थ क्या है? व्यंजन। इसलिए इसका जो विशेष प्रकार का अंजन का जो अर्थ था वो दूर चला गया। इसे हम व्यंग्यार्थ कहेंगे। इसके साथ इनके उदाहरणों को भी समझ लेते हैं, जिससे व्यंजना शब्द शक्ति को समझना और आसान हो जाएगा। आदमी का पानी चला गया तो क्या बचा? अब आदमी का पानी चला गया तो क्या बचा? आदमी का पानी मतलब नल नहीं चले गए हैं, यहाँ पर आदमी का पानी चला गया, अर्थात आदमी की आंखों में शर्म नहीं है तो क्या बचा? इसका ये अर्थ कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ अर्थ क्या था? आदमी का पानी, पानी यानी अर्थ कुछ और था, दिखाई कुछ और दे रहा था, लेकिन व्यंजना किसी तीसरे से हो गई। 5 बज गए, चपरासी ने साहब से कहा। 5 बज गए, चपरासी गया साहब के पास और बस इतना जाकर के बोला, साहब 5 बज गए। उसने ये नहीं कहा कि छुट्टी होनी चाहिए, उसने ये नहीं कहा छुट्टी का टाइम हो गया। सिर्फ उसने क्या कहा चपरासी ने साहब के पास जाकर कि 5 बज गए। अब 5 बजना घड़ी की बात है, लेकिन जब उसने कहा 5 बज गए तो साहब ने छुट्टी दे दी। इसका मतलब उसकी व्यंजना क्या थी कि 5 बज गए माने छुट्टी का समय हो गया, मुझे जाना है, ये व्यंजनार्थ था। इसलिए यहाँ पर क्या है? 5 बजे का कोई अर्थ नहीं, 5 बज गए माने छुट्टी का टाइम हो गया। इसी प्रकार जब जब पनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर, भरे भरे जमुना उमड़ चलते हैं इन नैनन के तीर। अर्थात कृष्ण वियोग में सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, गोपियां, कि जब जब हम यमुना नदी के पनघट पर जाते हैं तो वहां पर पहुंचकर हमारे आंखों से आंसू की धार लग जाती है। क्यों लग जाती है? कृष्ण वियोग स्मरण में। अर्थात इसका अर्थ कुछ और था, और लेकिन व्यंजना हम यहाँ पर कृष्ण वियोग की देख रहे हैं। इस प्रकार ये हमारा व्यंजन शब्द शक्ति भी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने शब्द शक्ति को कुछ हद तक आपके लिए सरल बनाया होगा और आपकी कुछ प्रश्न जो मन में होंगे वो दूर हो गए होंगी, समस्याएं, और प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की शब्द शक्ति का ये शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगला इसी प्रकार का कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि ये शीर्षक भी आपका MPSI सब में 3 या 4 नंबर का लगभग आता है। तो आप इसे पढ़ें और इसमें से संबंधित प्रश्न पूछें। धन्यवाद बच्चों।